अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। व्यूअर्स, जैसा कि पाकिस्तान में मौजूद हर नौजवान शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। जो यहाँ पे मुल्की हालात हैं, हर तरफ क्राइसिस है, बहुत ज्यादा आवाम मायूस है। तो हर बंदे की ये कोशिश है, चाहे वो जवान है चाहे वो बूढ़ा है, तो उसकी कोशिश ये है कि वो पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर सेटल्ड हो जाए, जिसमें यूरोप जो है वो भी आ जाता है, या उसका शेंजन वीजा लग जाए, या अगर मेजोरिटी देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो फ्लो है वो कनाडा की तरफ है। लेकिन हम आपकी इन तमाम सवालों के, इन तमाम मुश्किलात का हल इस वीडियो में लेके आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फायजा कंवल, जो कि एक कंपनी भी रन कर रही हैं। फायजा कंवल के ही नाम से इनकी कंसल्टेंसी कंपनी है, जो मुख्तलिफ किस्म के वीजाज को, हर मुख्तलिफ मुमालिक के वीजाज में डील कर रही हैं, और एक कामयाब खतून है। हमने नहीं देखा ऐसा कि कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत ज्यादा रिजेक्शन का ये चांस है, इनका भी कोई इसमें नहीं है, अमल दखल नहीं है। तो एम्बेसी की मर्जी होती है कि वो किसको वीजा दे रहा है, किसको नहीं दे रहा। लेकिन इनकी तरफ से ये 100% कोशिश होती है कि जो उसका कवर लेटर बनाया जाए उस पर चीजें ऐसी मेंशन की जाए कि एक जो अटेंशन है वो एम्बेसडर की ग्रैब की जाए, वो देखे कि अच्छा इनका पर्पस क्या है। तो जो कवर लेटर है उसको कितना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उसी पे आपका वीजा बेस करता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि आए आपको डन बेसिस पे हम वीजा जो है वो देते हैं, आप इतनी अमाउंट हमें दे दें, और बाद में प्रोसीजर सेम यही होता है। डन बेसिस पे भी उनका ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के ममालिक में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्होंने आपसे सारे पैसे ले लिए हैं और वो पैसों के इवज आपको वीजा देके ही भेजेंगे। ऐसा नहीं होता, प्रोसीजर सेम है, बस पैसे हथियाने के मुख्तलिफ ये तरीकेकार हैं। तो आइए बात करते हैं फायजा कंवल से, जानते हैं उनकी तजर्बा से, उनकी राय से आपको मुस्तफीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को ये आगाह करें कि कनाडा जाना कितना आसान है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जितनी भी वीडियो वायरल होती हैं उनमें मेजॉरिटी जो है वो कैनेडियंस ही होती हैं कि कनाडा चले जाएं, बहुत आसान है पाकिस्तान के लिए, ये वाली शराइत खत्म हो गई हैं, ये वाली हो गई हैं, 15 दिन में बिल्कुल प्रोसीजर मुकम्मल होगा और वीजा आपके हाथ में होगा, अब तो रिजेक्शन के चांसेस ही नहीं है। इनमें कितनी सच्चाई है? जहां तक सोशल मीडिया के हवाले से हम बात करें तो पिछले दिनों ये भी बहुत सुनने में आया था कि वीजे बंद हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर के बाद से। तो सोशल मीडिया में समझ लें कि लोगों ने अपना बिजनेस एक सेट किया होता है, उनको व्यूअरशिप चाहिए होती है उसमें। तो इसमें लेकिन किसी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि कनाडा ने, अगर हम पिछले 4-5 सालों की बात करें तो पाकिस्तान के लिए कोई वीजे अप्रूव नहीं किए हैं। अभी जो रेशो चल रही है करंटली, इसमें बहुत अच्छी रेशो चल रही है कि अभी लोगों के वीजे अप्रूव होके आ रहे हैं, बहुत माइनर सी स्टेटमेंट है। तो अभी कनाडा जो है वो लोगों को वीजे अप्रूव कर रहा है। किन लोगों के वीजे जो है वो माइनर सी स्टेटमेंट पे भी अप्रूव होके आ रहे हैं? अभी हमारी कंपनी में रिसेंटली फैमिली का वीजा अप्रूव हो गया है, सुपर वीजा लग गया है 10 इयर्स का मल्टीपल एंट्रीज के साथ। और इसमें फ्रेश पासपोर्ट पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनका वीजा लगा है सिंगल का। आपने बात की सुपर वीजा की जी। सुपर वीजा क्या होता है? सुपर वीजा बेसिकली है कि अगर आपका पासपोर्ट 10 इयर्स तक वैलिड है, अगर इन्वेस्टर आपको 10 इयर्स का वीजा स्टैम्प करता है तो आपका सुपर की कैटेगरी में आ जाता है। जी, अगर आपका जैसे कि कनाडा आपको वीजा देता है पासपोर्ट वैलिडिटी तक 2 साल 5 साल जो है वो सुपर में नहीं आता है। 5 साल से अब जो भी कैटेगरीज हैं 10 इयर्स तक वो सुपर वीजा के नाम से आपको जो है इन्वेस्टर आपके वीजा पे स्टैम्प करता है, नॉमिनेट किया जाता है सुपर वीजा के हवाले से। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि अगर स्टेटमेंट आपकी नई भी है तो कोई मसला नहीं है, आपका कवर लेटर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसमें कितनी हकीकत है? बैंक स्टेटमेंट तो कंपलसरी है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपका कवर स्टेटमेंट क्या हर मुल्क के लिए कंपलसरी है या चंद ममालिक हैं जिनके लिए जरूरी है, बाकी कवर लेटर पे काम चल जाता है? बैंक स्टेटमेंट हर कंट्री के लिए ही कंपल्सरी है। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली क्या शो कर रही है कि आपके पास बैंक बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, आप इन्वेस्टर को अपने पास शो करवा रहे हो कि मेरे पास पैसे हैं कि मैं अगर आपके कंट्री में विजिट करने के लिए आऊं तो मैं वहां पे सर्वाइव कर सकता हूँ, आपके कंट्री पे जाते ही बर्डन नहीं बनूंगा, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट कंपल्सरी है, एम्बेसी की फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिक्वायरमेंट है ये बैंक स्टेटमेंट की। और कवर लेटर? और इसके साथ साथ कवर लेटर बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपकी पूरी जो फाइल होती है उसकी एक समरी है आपका कवर लेटर, लेकिन इसमें मेंशन किया जाता है कि आप क्या
इन्वेस्टर को कह रहे हैं, क्या अपना रीजन दे रहे हैं, क्या पर्पस दे रहे हैं, क्या आपका जो है वो बैलेंस है आपके पास, अगर आप वापस आएंगे तो आपके पास क्या रीजन है वापस आने की। तो आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होती है कवर लेटर में। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कवर लेटर होगा उतने आपकी वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ते हैं। और ये भी नहीं है कि आप अपनी बहुत सारी जो है वो ऐसे इररेलेवेंट चीजें उसमें ऐड ऑन कर दें अपने डॉक्यूमेंट्स में और बाकी आपकी प्रोफाइल में, आपके कवर लेटर में। अब सिंपल अपना एक, अगर उसको, अब बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट कह रहे थे हम उसको 8 पेजेस का 10 पेजेस का कवर लेटर, ऐसा नहीं है। आप बेशक एक सिंगल पेज कवर लेटर बनाएं, लेकिन उसमें अपने वर्ड्स, अपना रीजन ऑथेंटिकली उसमें आप अगर मेंशन करते हैं तो उसमें आपकी अप्रूवल रेशो बढ़ जाती है। और वो लोग जो कहते हैं हम आपको कनाडा का वीजा डन बेसिस पे देंगे, इतनी अमाउंट आप हमें दे दें और फिर हमसे वीजा लेके ही जाएं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। डन बेस में कोई ऐसी नहीं है कि इसमें कोई ऑथेंटिकेशन हो। डन बेस बेसिकली कुछ भी नहीं है। हर पर्सन है, कोई भी कंसल्टेंट है, एजेंट है, उसने बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही केस अप्लाई करना है। इवन ऐसा भी सुनने में आता है कि बहुत से कंसल्टेंट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम आपकी बनवा देंगे। तो क्या वो वेरीफाई नहीं करते ये डॉक्यूमेंट्स? स्टेटमेंट आपकी वेरीफाई होती है कुछ कंट्रीज के लिए, जैसे हम यूके की बात करें, इंग्लैंड की, तो वो आपको वीजा आपके बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे देता है। और अगर सिर्फ कनाडा की बात की जाए, कनाडा आपका क्लोजिंग बैलेंस चेक करता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी जो है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में कोई ट्रांजैक्शन शो ना करवाएं और जब अप्लाई करना है 2 दिन में अपना क्लोजिंग बैलेंस शो कर लें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपकी 4 मंथ रनिंग में स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना क्लोजिंग बैलेंस शो करवाना होता है। सो अगर कनाडा कोई जाना चाह रहा है तो किन किन तरीकों से जाया जा सकता है? कि स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहिए या बिजनेस वीजा का क्या रेशो चल रही है, विजिट की क्या रेशो चल रही है, इनके प्रोसीजर्स क्या डिफरेंट है या सब सेम ही हैं? डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो उसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। स्टूडेंट की बात करें तो उसमें कोर्सेज वगैरह होते हैं, आइल्स वगैरह है, पीटी है, उनके मुताबिक आपने अपने बैंड अचीव करने होते हैं। अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो उसमें एम्बेसी कोई 4-5 साल बल्कि इससे ज्यादा भी टाइम ले लेती है। और शॉर्ट टर्म अगर आप प्रोसेस चाह रहे हैं जिसमें एक्सपेंस भी कम आए तो फिर आपको मैं विजिट वीजा प्रेफर करूंगी कि विजिट पे चले जाएं, वहां पे जाके आप इसको स्टूडेंट में कर लें, वर्क में कर लें, इमिग्रेशन में कर लें। और बस विजिट वीजा कितने दिन रिक्वायर्ड है इसको प्रोसेस होते हुए? सबसे पहले आपकी फाइल प्रिपरेशन होती है। हर कंसल्टेंट एजेंट अपना टाइम पीरियड उसमें लेता है, मोस्टली 10 डेज का टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद आपके बायोमेट्रिक के बाद एम्बेसी आपको 1 मंथ के अंदर 45 वर्किंग डेज के अंदर रिस्पॉन्स कर देगी। तो आप ये लोगों को अवेयर कीजिए कि किस तरह वो कनाडा का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो अक्सर मेजोरिटी ऐसी है जिन्होंने बहुत एक पहाड़ बनाया हुआ है कि अच्छा कनाडा, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, हम कंसल्टेंट की फीस कैसे पे करेंगे, हम एम्बेसी की फीस कैसे पे करेंगे, हम बाकी एक्सपेंस कैसे बेयर करेंगे। तो क्या बहुत ज्यादा पैसे चाहिए बाहर जाने के लिए? बाहर जाने के लिए आप एम्बेसी फी पे करें, जो भी आपके फाइल प्रिपरेशन के चार्जेस हैं वो पे करें। आप खुद भी काम कर सकते हैं। कनाडा की कितनी एम्बेसी फीस है? 185 कैनेडियन डॉलर्स है, अप्रोक्सीमेटली आपकी बन जाती है 40,000 के राउंड अबाउट। और बाकी जो आपने बोला कि इसमें और कितना एक्सपेंस आता है, क्या इसमें प्रोसीजर है, हर बंदा खुद भी काम कर सकता है। ये आप जो है अपनी जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको गूगल करें, वहां पे रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, अपना कवर लेटर रेडी करके एम्बेसी को आप अपलोड भी कर सकते हैं। और लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी कि कैसे वो फ्रॉड से बच सकते हैं, कैसे स्कैम से बच सकते हैं? जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हालात बहुत वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहे हैं और हर बंदा ये कोशिश कर रहा है, जो पैसे वाला है वो यहाँ से अपना बिजनेस जो है वाइंड अप करके अब्रॉड जाना चाह रहा है, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैसे जमा पूंजी इकट्ठी करके, पैसे जोड़ के वो चाहते हैं कि हम एक दफा ये रिस्क ले लें कि हम बाहर चले जाएं। तो क्या करना चाहिए? क्या सही रास्ता आप उन्हें थोड़ा सा गाइड करें? स्कैम से बचने के लिए मैं लोगों को यही कहूंगी कि प्लीज आप जो है थोड़ा अवेयर रहें कि डन बेस कुछ भी नहीं होता है। डन बेस में जाके लोगों को अपना लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद करने से बेहतर है कि आप वही, अगर अपनी, कुछ लोग अपने सेटिस्फाइड होते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मेरा वीजा नहीं लग सकता, जो आपने एक पर्सन को 50-60 लाख देना है, उसमें अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री भी बना ले, उसके बाद लीगल वे में अप्लाई कर ले तो भी आपका 5-6 लाख का एक्सपेंस आएगा। तो डन बेस से बच के
आप खुद इसको लीगल वे में अप्लाई करें तो आपके चांसेस में बहुत बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपने पहले हमें बताया कि अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी करंटली आपने हमें बताया कि उनके फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा कनाडा का लग के आया। बिल्कुल। एक का सुपर वीजा था फैमिली का और एक का 5 साल का था। हाँ जी। तो क्या कनाडा का ये क्या मूड पे डिपेंड करता है कि अच्छा ठीक है वीजा लगा दिया, या कुछ इस तरह का उनमें कोई इस तरह की चीज थी, कोई यूनिकनेस थी, या उनका केस इतना स्ट्रांग था कि वीजा उनको अच्छा जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला? केस स्ट्रॉन्ग था उनका, और दूसरा उनकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल एम्बेसी के अकॉर्डिंग थी। और समटाइम आपकी लक बेस पे भी चीजें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी एप्लीकेशंस भी जाती हैं और एम्बेसीज के पास ओवरऑल द वर्ल्ड एप्लीकेशंस आती हैं। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, तो इसके लिए कोई आप रिस्टार्ट मत हो। अब केस को दोबारा से रीसबमिशन में अप्लाई करें, एम्बेसी को दोबारा से अपनी प्रोफाइल भेजें कि इसमें कोई कमी बेशी नहीं थी, एक दफा इसको फिर दोबारा से रिव्यू कर लें। दोबारा भेजने के लिए पे भी दोबारा सारे जितने भी एक्सपेंस एम्बेसी फी पे करनी पड़ेगी आपको कनाडा के लिए, सिर्फ इसके बायोमेट्रिक 10 ईयर्स तक वैलिड और रहते हैं। कंसल्टेंट की फीस? कंसल्टेंट वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप खुद कर रहे हैं कंसल्टेंट से आपकी क्या उसमें फाइनल हुआ है। मोस्टली लोग जो है वो चार्ज नहीं करते हैं जी, क्योंकि आपने केस अप्लाई किया था, उसमें आपका रिफ्यूजल आ गया, तो एम्बेसी को जो एलिगेशन लगाया उसको क्लियर करके तो केस को दोबारा अप्लाई करें। एम्बेसी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका केस चेक करके, और उसमें 90% फिर चांसेस हो जाते हैं कि अप्रूवल रेशो बन सकती है। जैसा कि आप एक वीजा कंसल्टेंट कंपनी FK वीजा के नाम से रन कर रही हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स को कैसे सेटिस्फाई करती हैं? आपकी रेशो कैसे अच्छी है आपकी कंपनी की, और आप अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे ट्रस्टवर्दी हैं? क्लाइंट के लिए आजकल जो है हालात चल रहे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हैं, क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जहां तक हमारी बात है कि हम कैसे ट्रस्ट वर्दी क्लाइंट्स के लिए, तो हम क्लाइंट से जो एक अमाउंट है सिर्फ वही बताते हैं जो हमारी लमसम अमाउंट होती है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई हिडन चार्जेस हम नहीं लेते हैं। एम्बेसी फी प्रेफर करते हैं क्लाइंट खुद पे कर सके। उसके बाद हम क्लाइंट को उसकी फाइल ईच एंड एवरीथिंग उसको प्रॉपर चेक करवाते हैं, वो सेटिस्फाई हो तो ही उसके केस को आगे हम अपलोड करते हैं। और स्टार्टिंग में अगर हम केस को अप्लाई करते हैं, उसमें देखते हैं कि एम्बेसी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर नहीं है तो उसकी सारी चीजों को फिर उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उससे कंप्लीट करवाते हैं, फिर उसके केस को प्रोसीड करते हैं, जिसके बिहाफ पे ही हम कह सकते हैं कि इसके 80 to 90% अप्रूवल रेशो होती है। इससे कम का हम क्लाइंट को जो है वो रेशो नहीं बताते, क्योंकि हम हर क्लाइंट पे उसके हिसाब से वर्किंग करते हैं, जिसमें अप्रूवल रेशो बहुत ज्यादा बढ़े। क्योंकि एक पर्सन अगर वो अप्लाई करने के लिए आता है, बहुत सारी उसको होप्स होती है कि मेरा यहाँ से वीजा लग जाए, बहुत सारी वो एक्सपेक्टेशंस लेके आता है। अगर उसको अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिले, कंसल्टेंट क्या होता है कि उसको बता रहा है कि यहाँ पे आपकी कमी बेशी रहेगी, इसको आप इस तरह कवर करेंगे तो इसमें चांसेस होते हैं। बेसिकली उन चीजों को कवर करने के लिए वो लोग हमारे पास आते हैं, तो ही हम उनका केस प्रोसीड करते हैं आगे। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स, आपने देखा कि FK वीजा कंसल्टेंट जो है वो सिर्फ अपनी क्लाइंटेज नहीं बनाते, बल्कि हर केस को बहुत अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करके हर केस में जान डाल के फिर प्रोसीड करते हैं, ताकि रिजेक्शन की जो रेशो है वो मिनिमम रह जाए। क्योंकि जाहिर बात है अगर कोई इनके पास आता है तो उसकी एक यकीन लेके, एक उम्मीद लेके आता है कि अच्छा मेरा मसला हल हो जाएगा, मेरा वीजा लग जाएगा और मैं चला जाऊंगा। और ये लोग बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए इनका तजर्बा, फायजा कंवल का तजर्बा जो है मुस्तफीद रहा होगा। मजीद क्वेरीज के लिए, अपडेट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप राब्ता कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।